भाग 8 77 से 80 तक। एक बात यहाँ मैं साफ कर दूं, स्वाटा डिड़िया लड़कियों द्वारा खेल है और टेसू लड़कों द्वारा खेले जाने वाला खेल है जो बुंदेलखंड में प्रचलित है। जब टेसू आसाराम के दरवाजे के अंदर आंगन में आया तो हमारे मोहल्ले के लड़कों द्वारा टेसू के डायलॉग कहने शुरू कर दिया। दशरथ भाई साहब ने बोला, मेरा टेसू यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही वड़ा, दही वड़े में पन्नी, लाओ भाई अठन्नी। यह सभी डायलॉग किशोरी भाई साहब, देवी दयाल, कल्लू और सीताराम द्वारा दोहराए जा रहे थे। इस डायलॉग के समाप्त होते ही कल्लू भाई साहब ने डायलॉग बोलना शुरू किया। आगरे की गैल में एक लड़की सुनार की छज्जे ऊपर बैठकर ढोलकी बजाती थी। ढोलकी की तान अपने यार को सुनाती थी। यार का दुपट्टा 3.5 की निशानी, देखो रे लड़कों आई रे दिवाली। यह डायलॉग भी सभी लड़कों द्वारा दोहराया गया। इसी कड़ी में किशोरी भाई साहब ने डायलॉग बोलना शुरू किया। इमली की जड़ से पतंग, 900 डिब्बा 900 रंग, एक रंग मैंने मांग लिया, चल घोड़ी सलाम किया। घोड़ी ने मारी लात, चल पड़ी गुजरात। गुजरात की बीबी मोटी, वह खाए चने की रोटी। मियाँ गए अंदर, बीबी को ले गए बंदर। यह डायलॉग भी सभी के द्वारा दोहराया गया। इन डायलॉगों से आसाराम को बहुत ही मजा आ रहा था। ऐसे ही अन्य डायलॉग की फरमाइश दादा, बड़े दादा और बहू बब्बा की तरफ से होती रही और टोली ने पूरे प्रयास से टेसू डायलॉग बोले। बाद में दादा ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 1 रुपया दिया, जिसके बाद उस टेसू टोली ने आशीर्वाद डायलॉग प्रेषित किया। इन खुरी भई इन खुरी, इन्ना मांगे 4 खुरी, 4 खुरी में मोरी, आसाराम का ब्याह हो सारस जैसी जोड़ी। इस आशीर्वाद डायलॉग को सुन आसाराम के बाल मन पर अपने ब्याह के लिए शहनाई बजने लगी। आगे लगातार जारी। 78 हम सभी छात्र कक्षा 5 में आ चुके थे। बड़े मास्टर जी, जिन्हें सभी छात्र दूध वाले पंडित जी कहकर आपस में पुकारते थे, वह गणित बहुत अच्छी पढ़ाते थे। वे मेरठ जिले के रहने वाले थे। गुणा भाग कई अंकों के सिखाते थे और कहते थे कि मेरे गणित पढ़ाए विद्यार्थी पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं, अपने स्कूल की छाप अवश्य छोड़ेंगे। उनके भिन्न सवाल, इबारती सवाल, लाभ हानि सवाल, साधारण ब्याज के सवाल पढ़ाने का ढंग बहुत ही अनूठा था। मेरे गांव के सीनियर छात्र जो शहर के इंटर कॉलेज में पढ़ने लगे थे, वे बहुत ही होशियार थे। मक्खन चाचा, दशरथ के मामा, छदामी बाबू, हजारी बाबू और ऐसे ही अनेक हमारे पिता की पीढ़ी के जो आसाराम के गांव के नाते चाचा लगते थे, अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों में थे। छदामी बाबू MES में, दशरथ के मामा सुखलाल, नत्थू और मक्खन चाचा भारतीय रेलवे में तैनात थे और हजारी बाबू यूपी सरकार में बाबू पद पर थे। यहाँ पर यह कहना आवश्यक हो जाता है कि हजारी बाबू ही ऐसे विकसित सोच वाले थे। उनका मकान और उनकी 2 पहिए गाड़ी HD पूरे क्षेत्र में विख्यात थी। उनके इस विकसित होने का
अनुसरण गांव के बहुत लोंडों ने किया। ऐसे में एक अच्छे गुरु के बारे में लिखना अति आवश्यक हो जाता है कि उनके पढ़ाए विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्रों में आगे गए। इसी समकालीन समय में आसाराम के दादा को भैंस खरीदने की इच्छा तीव्रता से हुई। वे कहते कि भैंस बाल्टी भर दूध देती है। धन्नू ग्वाला जो दादा के पिता के उम्र के थे, धन्नू ग्वाला भी दादा बड़े दादा बब्बा के साथ ही रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे। कुछ रुपयों का इंतजाम दादा ने कर रखा था। बाकी रुपया जो भैंस खरीदने में कम थे, धन्नू माते ने ब्याज पर कर दिए थे। जब दादा धन्नू माते के साथ झांसी शहर से झोकनबाग के पास वाली पहाड़ी से जो बांस मंडी के पीछे 7 दिन में एक बार पशुओं का बाजार लगता था, वहां से एक भैंस खरीद कर घर ले आए। सभी बड़े खुश थे। अब आसाराम ने ठाकुर भगवान दास, मेहरबान तथा अन्य दोस्तों की तरह साइकिल चलाना सीख ली थी। दादा मुझे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसलिए शहर के बाजार सुभाषगंज में घरेलू सामान लेने अकेले भेज देते थे। मेरा एक मित्र जो मेरे गांव का ही था, उसे चंदा मामा जो कहानी की पत्रिका पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, उसने मुझे भी यह आदत लगा दी। अब हम दोनों अपनी छोटी सी पॉकेट मनी जो घर वालों से मिलते थे, उन्हें जोड़ कर स्कूल का घंटा मारकर हसारी से 4 किलोमीटर पैदल चलकर वह चंदा मामा खरीद कर लाते थे। ओम प्रकाश में चंदा मामा के प्रति इतना लगाव था कि वह घर में जो पीतल के चमचा, गिलास आदि टूट जाते थे, उसको घर वालों से छुपकर गांव में आने वाले फेरी वालों को बेच देता था और मुझसे भी यही आशा करता था। परंतु मेरे दादा मुझे गलतियों की सजा छड़ी से पिटाई करके देते थे। इस भय से मैं ओम प्रकाश वाला काम नहीं कर सका। मैं ओम प्रकाश का साथ पत्रिका खरीद पर पूरा साथ देता था। चंदा मामा पढ़ने के शौक ने हम दोनों को दीवाना बना दिया था। स्कूल से माह में 2-4 बार हम घंटा गोल कर देते थे। कक्षा 4 में जब पढ़ता था तब भगवान दास, मेहरबान और मैं कभी कभी साथ स्कूल जाते थे। मेहरबान की उसके घर पर किराना की दुकान थी। उसे पॉकेट मनी सब छात्रों से ज्यादा मिलती थी। वह हसारी के टिल्लू की दुकान से टॉफी मुझे और भगवान दास को अक्सर खिलाया करता था, जबकि हम दोनों कभी कभी तो मना भी करते थे। भगवान दास, मेहरबान, सुदर्शन, रामजी लाल और अन्य छात्रों का दाखिला क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में हो चुका था। मेहरबान को एक नई 22 इंच की साइकिल उसके पापा ने दिला दी थी। अधिकतर अन्य छात्र पैदल ही शहर के स्कूल जाया करते थे। क्योंकि हमारे घर में दादा ने भैंस ले ली थी, उसी की नकल में बड़े दादा ने भी एक भैंस ले ली थी। दादा मुझसे और बड़े दादा धन्ना भैया से भुसकीसानी करवाया करते थे। भैंस को रोज नहलवाया करते थे और अक्सर दोनों
हम दोनों को भैंस के लिए कांदी फावड़े से खुदवाने ले जाया करते थे। यह काम आसाराम और धनीराम भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम दोनों भाइयों से जबरदस्ती कराया जाता था। हम दोनों भाइयों से कराया जाता था। हम दोनों भाइयों की जिंदगी नरक हो गई थी। ऊपर से धन्नू ग्वाला सुबह शाम का एक एक बूंद दूध लीटर आधा लीटर एक पाव वाले नाप के पैमाने से ले जाता था। कभी कभार 100-200 ग्राम दूध ही नसीब हो पाता था। मोहल्ले में हम दोनों भाई झूठे ही बदनाम हो रहे थे कि यह बड़े भाग्यशाली हैं, इन्हें खूब भैंस का दूध पीने को मिल रहा है। इन दोनों भैंसों के जाल में हम दोनों भाई ऐसे उलझे कि इसे शब्दों में बताना मुश्किल तो नहीं, पर पाठकों के लिए छोड़ते हैं। सब बच्चे पतंग उड़ाएं, हम भैंस चराने जाते। सब बच्चे कुछ ना कुछ मौज मस्ती करें, हम दोनों भाई भैंस सेवा करें। अक्सर आसाराम और धनीराम भैया भैंसों को अपनी बहू के साथ मिलिट्री एरिया में दिन में चराने जाना पड़ता था। मिलिट्री वाले जवानों से भी सामना होता था। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। चूंकि हम दोनों भाई कक्षा 5 के ही छात्र थे, ऊपर से भैंसें हमारे गले पड़ी थीं। वे जवान हमें भैंसों को चराने के लिए मना नहीं करते थे। गांव के ग्वाले भी अपनी भैंसों को छावनी में ही चराने आते थे। आगे जारी 79। एक बार की बात है कि भैंस चराते वक्त भैंस मिलिट्री के क्वार्टरों में चली गई, जिसे निकालने के लिए आसाराम मिलिट्री वालों के आवासों में चला गया। भैंस तो वहां से निकाल लाया, परंतु इसकी सजा आसाराम को ऐसी मिली जिसको वह चाह कर भी कभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि एक कॉलोनी के पले या आवारा कुत्ते ने जांग में काट लिया। उस समय आसाराम हाफ पैंट पहने था। कॉलोनी की अधिकांश महिलाएं बाहर निकलकर अपने कमरों से आ गईं और मेरी जांग को देखने लगीं और बहुत ही दुख करने लगीं। कोई अपने घर से लाल मिर्च लाई और अपने ढंग से उपचार करने लगी। आसाराम जब अपनी भैंसों के साथ अपने घर आया, उसने इस बात का जिक्र अपने किसी भी परिवार से नहीं किया। एक बार की बात है कि दादा से लड़ाई होने पर बाई दोनों बहनों को लेकर सरवा नाना के यहाँ चली गई। अब तो भैंस की अधिक जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। दादा किसी बात को लेकर धन्नू वाला को अपनी भैंस का दूध देना बंद कर दिया। अब सारा दूध घर में बचने लगा। इतने दूध को पिया नहीं जा सकता है, इसलिए शेष दूध को जमाने के लिए रख दिया जाता। दही से मक्खन निकालने का काम दादा ने अपने हाथों से शुरू कर दिया। चूंकि अब हमारा परिवार न्यारा होकर उसी बखरी में अपने हिस्से में आए कमरों में रहने लगा। जब दादा ने दही से मक्खन निकाला तो एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया। शाम को जब दादा रेलवे वर्कशॉप से लौटे तो उन्होंने उस मक्खन को उठाया तो देखा
किसी ने उसमें उंगली से डिस्टर्ब कर दिया था, जिसका मुझे कोई भी पता नहीं था। उसकी सजा मुझे मिली। मैं नाहकी पिटाई में बहुत सफाई दिया कि मैंने नहीं किया, पर दादा के मन में मेरे प्रति अविश्वास जन्म ले चुका था। उस अविश्वास कारण भी मैं स्वयं ही था, क्योंकि एक बार बड़े दादा दादी और सिमबैया बहू ने एक बार बड़े दादा दादा और सिमबैया बहू ने मेरी परीक्षा ली थी। उसमें मैं फेल हो गया था। परीक्षा यह थी कि मुझसे कहा गया कि इस कमरे में जाओ और वहाँ एक बक्सा होगा, उसमें से एक सामान ले आओ। मैं कमरे में जाकर सामान निकाल लाया, साथ ही उसमें गुड़ के कुछ टुकड़े रखे थे। उनमें से एक गुड़ का टुकड़ा भी अपने हाफ पैंट की जेब के हवाले कर दिया। अब बड़े दादा ने पूछा कि सामान के अलावा और कोई चीज तो नहीं लाए। मैंने झूठ बोल दिया, नहीं। तब बड़े दादा अंदर गए और बाहर आकर कहा कि 5 गुड़ के टुकड़े थे, उसमें एक नहीं है। चोर पकड़ा गया। मैंने वो गुड़ का टुकड़ा जेब से बाहर निकाल दिया और मुझ पर चोर होने का ठप्पा मेरे माथे पर चस्पा हो गया। इस बात से दादा बड़े दुखी हुए और मेरी सफाई पर भी वह मक्खन के मामले में मुझे ही दोषी माना। अब बारी थी कहीं भी चोरी हो। खाने पीने वाली वस्तुओं की मेरा नाम पहले लिया जाने लगा और चाहकर भी मैं सतसिद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि बाई तो नाना जी के यहाँ गई ही थी। ऊपर से मेरे सिर पर भैंस की अधिकतम देखभाल और मक्खन कोई पूरा नहीं, आधा अधूरा चुराए और पिटने के लिए मेरी पीठ। अब तो आए दिन दादा मुझे मारने पीटने लगे, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। आसाराम इमली के पेड़ पर चढ़ रहा था। शाम को दादा से पिटाई। आसाराम कटी पतंग पकड़ रहा था। शाम को पिटाई। ऐसे न जाने 2500 कारणों पर पिटाई। अब तो मोहल्ले की भी बड़ी बूढ़ी तथा अन्य महिलाएं भी कहने लगी, इसका बाप इतना मारता फिर भी भूल जाता है। आज माह की 10 तारीख थी। दादा को रेलवे वर्कशॉप से वेतन मिली थी और दादा ने मुझे लिया और कहा, चलो तुम्हारे नाना जी के यहाँ सरवा चलना है। मैं खुशी खुशी दादा के साथ चलने को तैयार हो गया। बस से हम बाप बेटे बबीना पहुँचे। दादा ने कहा, आसाराम तुम कौन से कपड़े सिलवाओगे? मैंने कहा कि राजेश खन्ना कट, हाथी मेरे साथी वाले। इस फिल्म में राजेश खन्ना बेल बॉटम पैंट और कॉलर वाला कुर्ता पहना है। कल्लू ने भी वैसे ही कपड़े सिलवाए हैं। दादा का मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने अर्जेंट मेरे लिए बेल बॉटम पैंट तथा कुर्ता सिलवाया, जिन्हें पहनकर सरवा के लिए चल दिए। रास्ते में दादा ने कहा, इन कपड़ों में बिल्कुल रमदिल्ला की तरह लग रहे। रमदिल्ला गांव का घोषित चोर था। कोई भी चोरी करे, पुलिस रमदिल्ला को ही उठा ले जाती थी। 80 मैं और दादा नाना के गांव सरवा आ चुके थे। दादा का इस बार पहले की तरह स्वागत नहीं हुआ। सभी लड़ाई को लेकर नाराज थे। हालांकि मुझे
प्यार सबका पहले ही की तरह मिल रहा था। दादा ने सभी को मक्खन लगाया कि बहस बहस में झगड़ा हो गया था और आगे से अब ऐसी बातें नहीं होगी। खैर, बहुत मान मनोबल से उनके हृदय पिघल गए। मैंने भी बाई से अपने घर चलने को कहा। रात का भोजन करने के बाद सुबह बाई को लेकर हम ग्वालटोली आ गए। अब भैंस का अधिकतम काम बाई देखने लगी। मैं सानी कर दिया करता था और टाल से भूसा खरीद दिया करता था। आज रविवार था। दादा की रेलवे वर्कशॉप से छुट्टी थी। दादा का मन पतंग उड़ाने का कर रहा था। मैं भी उन्हें प्रेरित कर रहा था। हाँ, यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि हम दूसरी बखरी में आ गए थे, क्योंकि हमारे हिस्से में पक्की बखरी आई थी। छत के ऊपर दादा पतंग उड़ा रहे थे और मैं चरखी लपेटने का काम कर रहा था। कुछ देर पतंग उड़ने के बाद वह नारायण यादव की बगिया के चिरोल के पेड़ में फंस गई। जाड़े का सीजन था। कोहरा की धुंध भी कुछ थी, जिससे पेड़ गीला था। पतंग उसमें फंस गई और गीले होने के कारण फट गई। दादा ने मुझे दूसरी पतंग के लिए पैसे दिए। मैं लंगड़ा कोरी की दुकान से पतंग लेने चला गया। वहां से पतंग खरीद के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पतंग के कन्ने कल्लू से बंधवा लूं। यही सोचकर मैं कल्लू के घर पहुंच गया। कल्लू व्यस्त था। मैंने कन्ने के लिए कहा। वह बोला, ठीक है, मैं बांधता हूँ। अचानक वह पलटा। मैं उसके ठीक पीछे खड़ा था। कल्लू के एकाएक पलटने से मेरे हाथ की पतंग फट गई। मैं फटी पतंग लेकर घर पहुंचा और बताया कि कल्लू से कन्ने बंधवाने के वजह से मेरी पतंग उनके धोखे से फट गई। इतना सुनते ही दादा चीख पड़े कि उसके पास क्यों गया था और मेरी ओर मारने के लिए दौड़े। मैं दादा की मार से परिचित था। कई बार वो मुझे बुरी तरह से मार पीट चुके थे। मैं बहुत डर के भयभीत होकर पुरानी बखरी की तरफ भागा। मैं आगे आगे, दादा पीछे पीछे भागे। रास्ते भर वह मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं अब पुरानी बखरी में पहुंच चुका था। मैंने सोचा था कि मुझे पिटाई से बहू बब्बा बचा लेंगे। अक्सर वो मुझे दादा की मार से बचाते थे। यही सोच कर मैं बहू बब्बा के कमरे की तरफ भागा। मेरा यहाँ दुर्भाग्य इंतजार कर रहा था। मैं मसाले पीसने वाले सिल से ठोकर खाकर उसी सिल के दूसरी छोर पर हाथ के बल गिर गया। पीछे दादा आ चुके थे। मैं चीख चीख कर हाथ पकड़ कर रो रहा था। मेरी बाई भी पीछे पीछे आ चुकी थी। वे समझ गई कि लगता है आसाराम का हाथ की बाँव टूट गई है। बाई ने उठाकर मुझे तत्कालीन उपचार हेतु भागी। मोहल्ले वालों ने बताया कि लड्डन के पास ले जाओ, वह जानकार है। मेरे हम उम्र साथियों को भी पता चल गया था कि आसाराम का हाथ टूट गया है। वे सब भी हमारे साथ हो लिए। लड्डन ने मेरे टूटे हाथ की तेल लगाकर खींचातानी शुरू कर दी। मेरा रो रो बुरा हाल था। राजाराम, सरमन, ये मेरे बचपन वाले मित्र भी मुझे ढांढस बंधा रहे थे। एक आधे घंटे की खींचातानी के बाद लड्डन ने लकड़ी की खींची
खिंची कपड़े के साथ बांध दी। आगे लगातार जारी।